बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एन एफ के पार्ट 7 के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अरसा थोड़ा सा ज़्यादा गुजर गया कि मैं ट्रैवल कर रहा था और मौसम का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से कुछ दिन फ्लू ने तंग किया। मैंने पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि अगले एपिसोड में हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एकेडमिक बोर्ड पर बात करेंगे, लेकिन इस दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसका जिक्र पहले करना बहुत ज़रूरी है। वो डेवलपमेंट ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को एमडी कैट का इम्तिहान लेने से रोक दिया। जो इम्तिहान ये 15 नवंबर को ले रहे थे। मैंने पिछली वीडियो 8 नवंबर को अपलोड की थी और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैंने कहा था कि अगरचे इनको रिलीफ मिल गया है, लेकिन वो वकील साहब ने तैयारी नहीं की और जिसकी वजह से बच्चों को रिलीफ नहीं मिला। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के वकला ने अच्छी तैयारी की हुई थी और उन्होंने जो मैंने 8 नवंबर को पॉइंट रेज आउट किए थे, एग्जैक्टली वही पॉइंट लेके कोर्ट में गए और कोर्ट ने उनको रिलीफ भी दिया। और जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव वकला ने वहाँ पॉइंट्स रेज किए कि हमें लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, या एक और उन्होंने पॉइंट रेज किया कि जी हम नेशनल मेडिकल एंड डेंटल अकेडमिक बोर्ड इसलिए नहीं बना रहे या बना सके कि हमें सिंध ने मेडिकल बोर्ड के लिए लोगों की नॉमिनेशन नहीं की। तो जज साहब ने उनके ये दोनों इस्तदलाल उठा के बाहर फेंक दिए। पहला ये है कि उन्होंने उसी एक्ट में से उनको क्लासेस आप लोगों के लिए शायद इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो, उसी क्लास के बताए कि अगर कोई कमी रह जाए मेंबर्स में तो वो डिफेक्ट नहीं होता, आप नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये आपका बहाना है और ये काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा, जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया तो उन्होंने उसमें जो चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, मैं चूँकि इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आपको वो कट पेस्ट करके दिखा सकूँ कि मैंने क्या कहा था और कोर्ट ने क्या लिखा है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि उस वीडियो के तकरीबन सेंटर में 2 मिनट की ये गुफ्तगू थी कि जिसमें मैंने बताया था कि ये क्यों गैर कानूनी है। और मैंने पर्टिकुलरली बताया था कि वकला ने तैयारी की नहीं की, और मैंने पर्टिकुलरली ये बताया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई बॉडी जिस तरह यहाँ यूनिवर्सिटी गई है कि वो लेके कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू द लॉ जाना है और अकॉर्डिंग टू द लॉ कोर्ट ने फैसला किया। और एग्जैक्टली उसी तरह कोर्ट ने अपने पैराग्राफ 5 और 6 में वही चीज़ें लिखी हैं कि नेशनल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एकेडमिक बोर्ड आपने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया हुआ, मेडिकल अथॉरिटी आपने बनाई नहीं हुई है, तो इम्तिहान कैसे ले रहे हैं। मैं इसमें से 2 लाइनें हैं छोटी सी, एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के बता देता हूँ कि जिसकी बेस पे कोर्ट ने अड़ाया और जिस पे इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया। तो कोर्ट ने कहा, देयरफॉर दैट केस इज completely distinguishable as it did not involve question of non-compliance of provision of the PMDC Act 2020 and the effect of non-appointment of the National Medical and Dental Academic Board and National Medical Authority. So ये पुराने केस से उन्होंने कहा ये डिस्टिंग्विशेबल है कि ये चीज़ें उसमें रेज नहीं की गई थी जो आपने लाहौर हाई कोर्ट में रिट में की थी, और इसमें इसकी बेसिस पे उन्होंने यही चीज़ मैंने पार्ट 5 और 6 की बताई थी, तो कोर्ट ने उसी बेसिस पे उनका इम्तिहान लेने से रोक दिया। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और वो है नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड। अगरचे मैंने इसकी कॉन्स्टिट्यूएंस पे डिस्कस करनी थी कि किस किस को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, लेकिन उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने 17 मेंबर का नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड नॉमिनेट कर दिया।
ये 12 नवंबर को हुआ है, फैसला 11 नवंबर को आया है, मेरी वीडियो 8 नवंबर की थी। तो इशू ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते जाएं कि जिस तरह मैंने आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन करके बताता जा रहा हूँ, इसी तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि आप पीएमसी के हक में हैं या अगेंस्ट में हैं। मैंने उनको कहा है कि ये अब हमारे मुल्क का कानून बन चुका है, जो उसमें फ्लॉज हैं वो भी हमने उनको बताने हैं। ये चीज़ें उनको गाइड करने के लिए भी हैं कि अगर आप अकॉर्डिंग टू द लॉ चलेंगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी, और अगर आप लॉ वायलेट करके शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे तो आप पीएमसी के वसाइल का भी ज़िया करेंगे और लोगों को परेशान भी करेंगे। तो इस मेडिकल बोर्ड में जो लोग उन्होंने शामिल किए हैं वो तिब के शोबा के माहिर हैं, टीचर्स ऑफ द टीचर्स हैं, काबिल हैं और अपने प्रोफेशन में नामवर मेंबर हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन्होंने पता है करना क्या है कि इनसे ये जल्दी में है, इन्होंने उनको काम नहीं करने देना। जो बना बनाया पीछे इन्होंने करिकुलम डेवलप किया हुआ था उस पर इनको ठप्पा लगवाना है, और उस ठप्पा लगाने में इन मेम्बरान की बेइज्जती होगी। अगर वो उन्होंने एग्जैक्टली वही करिकुलम उन पर ठप्पा लगा के उनको कहा कि हाँ जी ठीक है, अगरचे ये बोर्ड बहुत हाई पावर्ड है, बहुत काबिल लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन काम के लिहाज से बिल्कुल गलत बोर्ड बना है। अभी भी वक्त है कि आप इस बोर्ड की रिकॉन्स्टिट्यूशन पर गौर करें। वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि इस बोर्ड के 8 फंक्शन हैं, और वो 8 फंक्शंस में से जो इस बोर्ड ने परफॉर्म करने हैं उसमें से सबसे पहला फंक्शन ऑफ द बोर्ड बता रहा हूँ। एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम फार्मूलेट करने करिकुलम एंड स्कोप ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम ऑफ स्टडी, नंबर 2। नंबर 3 है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड ऑफ एमडी कैट देना है। नंबर 4 एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन देना है। नंबर 5 पे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल एग्जामिनेशन जो इक्विवेलेंस बोर्ड के लिए है वो देना है। नंबर 6 पे है कि इन्होंने एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ स्कोप ऑफ रीवैलिडेशन ऑफ लाइसेंस के लिए देना है। नंबर 7 पे है रिव्यू है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो कौंसिल चाहेगी, जो अप्लाई करेंगे या जिसको एक्रेडिटेशन देनी होगी। और 8वां लास्ट फंक्शन है रिकमेंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर ऑफ पाकिस्तान। अब आप मुझे बताएं कि ये जो एकेडमिक बोर्ड बना है इसमें मेजॉरिटी फंक्शंस तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। इन्होंने करिकुलम अंडर ग्रेजुएट्स का देना है जो इनके बोर्ड्स के फंक्शन में लिखा हुआ है, और इनमें से मेजॉरिटी पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर्स हैं। 17 में से चेयरमैन एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन एकेडमिक उनकी क्वालिटीज़ हैं उनको हटा दें। प्रोफेशनल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से बाकी 16 मेंबर इन्होंने इस वक्त तक नॉमिनेट किए हैं, 3-4 और नॉमिनेट कर सकते हैं। उन 16 में से 2 डेंटल के हैं, बाकी मेडिसिन या मेडिकल के शोबा से 14 लोग रह गए। 14 में से 10 मेंबर सर्जन हैं, 10 मेंबर सर्जन हैं, 6 जनरल सर्जन हैं, 1 गायनेकोलॉजिस्ट है, 1 ईएनटी सर्जन है, 1 न्यूरो सर्जन है, 1 थोरेसिक सर्जन है। बाकी रह गए 4 मेंबर। उन 4 मेंबर्स में से 2 पैथोलॉजिस्ट हैं, 1 एनेटमी के सब्जेक्ट के माहिर हैं और 1 साइकेट्री के सब्जेक्ट के माहिर हैं। तो इस तरह 14 लोगों में से 10 सर्जरी एंड लाइट। अब जो लोग लेमैन के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन जो मेरे दोस्त अजीज़ मेडिसिन सर्जरी को समझते हैं उनको अंदाज़ा है कि इसमें
फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बहुत पहले अलहदा हो गई थी कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। कहने का मकसद ये है कि बायोकेमिस्ट्री वाला फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता और फिजियोलॉजी वाला बायोकेमिस्ट्री का नहीं हो सकता। तो फिजियोलॉजी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एग्जामिनेशन सब्जेक्ट है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, हर करिकुलम में शामिल होगी। बायोकेमिस्ट्री हर करिकुलम में शामिल होगी, फार्माकोलॉजी हर करिकुलम में शामिल होगी। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट का स्टैंडर्ड दें, चाहे नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन दें, चाहे एमडी कैट दें, चाहे रिवैलिडेशन के लिए दें। फोरेंसिक मेडिसिन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कम्युनिटी मेडिसिन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और अबव ऑल जनरल मेडिसिन का कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई पीडियाट्रिक मेडिसिन का स्पेशलिस्ट नहीं है। ये बाकी लोगों के लिए तो शायद मुश्किल हो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ये एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स हैं और एमबीबीएस के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इनका करिकुलम कौन बनाएगा? ये लोग बनाएंगे जो अपने एकेडमिक बोर्ड में बनाए, या फिर ये कमेटी बनाएंगे? जब वो कमेटी बनाएंगे तो मैंने आपको पहले कहा था कि आपको मेडिसिन की सोसाइटी को अप्रोच करना चाहिए, आपको सर्जरी की सोसाइटी से अप्रोच करना चाहिए। ये आपके स्टेक होल्डर्स है। गायनिकोलॉजिस्ट की सोसाइटी है, पैथोलॉजिस्ट की सोसाइटी है, तो उन लोगों को अगर आपने ईएनटी की सोसाइटी है, आई की सोसाइटी है और रिकग्नाइज सोसाइटी है पाकिस्तान लेवल की, आप उनको इन्वॉल्व करते, स्टेक होल्डर के तौर पर बुलाते और उनसे आप अपना क्वेश्चन बैंक डेवलप कर सकते थे, या उनको इस तरह की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते कि जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, प्राइवेट सेक्टर ने अगर सर्जरी के लोग नॉमिनेट किए हैं तो आपको मेडिसिन के कर देने चाहिए। उन्होंने अगर पीडियाट्रिक मेडिसिन का नहीं किया तो आपको वो वाले सब्जेक्ट, आपके पास हर किस्म के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वाइस चांसलर्स भी हैं, डीन्स भी हैं, और आपके पास जो कैपेबिलिटी थी, या उनको भी आप कह सकते थे कि आप अपने इस तरह के लोग नॉमिनेट कर दें ताकि आपके लिए मसले मसाइल पैदा ना हो। इन मसले मसाइल का जो नुकसान होगा वो फिर वही होगा कि करिकुलम आप उसको नहीं कर सकेंगे। जब वो करिकुलम नहीं कर सकेंगे फिर उसकी लिटिगेशन होगी, और उस लिटिगेशन में मैंने पहले कहा कि ये टीचर्स ऑफ द टीचर्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इनमें से बहुत सारे हैं जिन्होंने गुज़श्ता 10-15 साल में अंडर ग्रेजुएट की कोई क्लास नहीं ली होगी। न्यूरोसर्जन ने कहाँ क्लास ली होगी, आप बताएं? कौन पढ़ाता है न्यूरोसर्जरी या अंडर ग्रेजुएट्स को? ये पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट हैं। थोरेसिक सर्जरी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। सरकार के अदारों में एमबीबीएस में 1-1, 2-2 लेक्चर होते थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से कितनों के पास न्यूरोसर्जन है, कितनों के पास थोरेसिक सर्जन है, कितनों के पास नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं? गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में तो इनसे 1-1, 2-2 लेक्चर आप दिलवा सकते हैं। करिकुलम डेवलप करते हुए ये मेडिसिन का या पीडियाट्रिक मेडिसिन का अब आपने कोई, ये एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट हैं, इनमें से कितने लोग उस करिकुलम में बैठ के देंगे? अगर आपने इनपुट उनसे लेना है तो बोर्ड क्या करेगा? तो इसलिए कहा था कि अगर आप एक जमहूरी तरीके से हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इन लोगों को अपने उसके साथ रख लेते तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती। फिर अगर आपने और इससे ज़्यादा देखना है तो इसमें और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग ज़्यादा हैं। जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, आगा खान भी प्राइवेट है, शौकत खानम भी प्राइवेट है, और गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और गवर्नमेंट की रिप्रेजेंट प्राइवेट मेडिकल और काउंसिल में मैं इनके ओहदे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बता दूंगा। 2 मेंबर ऐसे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशन है पामी, उसके ओहदेदार हैं। आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मैनेज करेंगे? तो ये चीज़ें आप उनसे मेंबर से लेने हैं, नोटिफिकेशन से पहले आपने लेनी है, बोर्ड के नाम लेने हैं, और अभी तक उन्होंने नॉमिनेट तो कर दिया, पता नहीं चेयरमैन नॉमिनेट किया है या नहीं किया। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो आपने नेशनल मेडिकल अथॉरिटी के मेंबर्स लिए हैं गवर्नमेंट से, पीएमसी ने, उन पे इंशाल्लाह अगली केस में बात करेंगे। इस वक्त मेरा ख्याल में वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इजाज़त चाहता हूँ, शुक्रिया।